पोर्च में कार खड़ी करके वो तेज़ी से बाहर निकली। लोहे के बैरूनी जीने सामने थे। वो हील से बदिक्कत जीने फांकती ऊपर आई। स्टूडियो का दरवाज़ा खोला तो वो खामोश पड़ा था। सामने एक स्टैंड रखा था जिस पे स्केच करने के लिए कागज़ आवेदना था। माला कदम कदम चलती इस कागज़ के करीब आई, फिर बेख्तियार गर्दन पे हाथ रखा। इस वक्त कोई इसका गला नहीं दबा रहा था, लेकिन गला दबाने की वो तकलीफ़ इसे याद थी। मुझे तुम्हारा पैगाम मिल गया है। इसकी आंखें भीगने लगीं। वो आगे बढ़ी और स्केच बुक का सफ़ा फाड़ दिया। मैं तुम्हारा स्केच नहीं बनाऊंगी। वो इस सफ़े के टुकड़े टुकड़े कर रही थी। तंग आ गई हूँ मैं तुमसे और इस इंसान से जिसने तुम्हें मेरे पीछे लगाया है। इसने टुकड़े ज़ोर से उछाले। वो ऊपर तक गए और फिर तेज़ी से इसके इतराफ़ में गिरते चले गए। छोड़ दो तुम मेरा पीछा, बस कर दो। तुम यही चाहते थे कि मैं ज़ियाद से शादी ना करूं। नहीं कर रही मैं इससे शादी। वो एड़ियों पे घूमती इतराफ़ में देखती कह रही थी। हर तरफ खामोशी थी। बज़ाहिर वहाँ कोई नहीं था। मैं सिर्फ अपनी माँ के साथ खुश रहना चाहती हूँ। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। आंसू इसकी आंखों से बह रहे थे। वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। दाएं देखा फिर बाएं। वहाँ खामोशी थी, लेकिन वो जानती थी इसका पैगाम अमल तक पहुँच जाएगा। इसने गर्दन पे हाथ रखा। वहाँ मटर के आधे दाने जितना सुर्ख निशान मौजूद था। खून के 3-4 कतरे निकल के जम गए थे, लेकिन वो कतरे कशमाला मुबीन को हिला देने के लिए काफ़ी थे। वो जितना इस अमल के ताक़ुब करेगी, इतना ही वो इसे डराएगा। इसे अब अपने ताक़ुबकार को नज़रअंदाज करके अपनी ज़िंदगी में वापस जाना होगा। जिस वक्त वो स्टूडियो की सीढ़ियाँ उतर के वापस नीचे जा रही थी, हर तरफ खामोशी और सुकूत था। ना कोई आवाज़ थी, ना खड़क। अपनी काल कोठरी में मौजूद सरकार ने अपने सामने ज़मीन पर रखी तस्वीरें देखी। एक मुस्कुराहट इसके चेहरे पे बिखर गई। इसकी समात में किसी नादीदा मखलूक की आवाज़ गूंज रही थी। फिर इसने समझ के सर हिला दिया। ठीक है, हम इसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देंगे। इसने सामने रखी कशमाला और ज़ियाद की तस्वीर एक तरफ की, फिर एक और तस्वीर निकाल के अपने चेहरे के करीब की। वो पूरी आंखों वाली मुस्कुराती हुई माँ बीना का चेहरा था। एक माह बाद इसका बच्चा होना था, लेकिन नहीं होना चाहिए। इसने अपनी सुर्ख होती आंखें उठा के अपने सामने हाथ बांधे खड़े नादीदा मोकलात को देखा। अगर हम ये बच्चा मारने में कामयाब हो गए तो हमारी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। हमारे जादू जल्द असर करेंगे। हम जो चाहे कर सकेंगे। इसने करीब रखी एक संदूकची खोली। अंदर से एक नन्हा सा गुड्डा निकाला। यह बाजार से खरीदा गया कोई सस्ता सा बेबी टॉय था। यह बच्चा इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। आमिल के हाथ इस बेबी के कपड़े उतार रहे थे, यहाँ तक कि वो बरहना हो गया। फिर इसने साथ रखी सुइयों में से एक सुई निकाली और इसे गुड्डे के दिल के मुकाम पर अंदर फंसा दिया। इसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। चिलीविक के सफ़ेद घर के लाउंज में माही बैठी थी। सर पे दुपट्टा लपेटे वो तस्बीह हाथ में लिए हुए थी। दूसरे हाथ से मोबाइल सामने कर रखा था। वो नमाज पढ़ के हटी ही थी कि माँ की कॉल आ गई। वो खुद अब सेहतमंद और हशाश बशाश लगती थी, अलबत्ता इसे देख के फिक्रमंद हो गई थी। पाकिस्तान आ जाओ माही, वहाँ अकेले कैसे डिलीवरी करवाओगी? जैसे गोरियाँ बच्चे पैदा करती हैं माँ, यहाँ बहुत हेल्प मिल जाती है, सब हो जाएगा। नहीं बेटे, पाकिस्तान आ जाओ, मैं होंगी यहाँ। माला है, बख्तो है। बेटे ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है। इबाद कमरे से निकल के किचन की तरफ आ रहा था। इस बात पे चेहरा घुमा के माही को देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। खामोशी से किचन कैबिनेट का दरवाज़ा खोला और कुछ ढूंढने लगा। मैं डिलीवरी के फ़ौरन बाद आ जाऊँगी, पक्का प्रॉमिस। जैसे ही माही ने फ़ोन बंद करके दोबारा तस्वीर उठाई, इबाद कैबिनेट बंद करके इसकी तरफ घूमा। तुम कहो तो हम पाकिस्तान चले जाते हैं। बिज़नेस क्लास, डायरेक्ट फ़्लाइट, तुम आराम से सफ़र कर लोगी। अब दिन ही कितने रह गए हैं इबाद? इसी महीने के आखिर में डिलीवरी है। और फिर इसकी आवाज़ धीमी हुई। पिछली 2 दफ़ा भी सफ़र करने की गलती की थी। हर दफ़ा इसी कमबख्त दोहा एयरपोर्ट पे कुछ ना कुछ हो जाता था। मैं इस दफ़ा रिस्क नहीं ले सकती, लेकिन डॉक्टर ने कहा है तुम सफ़र कर सकती हो। फ़िलहाल सब कुछ ठीक है। माही ने बुरी आंखें उठा के बात को देखा तो वो भीगी हुई थी। तुम मानो या ना मानो, कबीरा ताई की हमारे बच्चे से पुरानी दुश्मनी है। वो इस बच्चे को दुनिया में नहीं आने देना चाहती। मेरी बेइख्तियाती इनको रास्ता देगी। इसने तस्वीर फिर से उठा ली। यार किसके पास इतना टाइम होता है कि किसी के बच्चे पे जादू करवाए? मैं मानता हूँ इन बातों को, लेकिन अब तुम कुछ ज़्यादा ही वहम करने लगी हो। वो सर झटके कैबिनेट से कुछ ढूंढने लगा। मैं तुमसे ज़्यादा पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश रखती हूँ। मेरे दिल से पूछो, माँ जब से बीमार हुई हैं मैं इनसे नहीं मिली। इनकी खिदमत का मौका मुझे नहीं मिला, माला और मोहित को मिला है। लेकिन जैसे ही बेबी पैदा होगा, धड़कते दिल से कहा,
इंशाल्लाह हम पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान जाएंगे। फ़ौरन नहीं जा सकेंगे, पहले बेबी का नाइकोप बनेगा, 30-35 दिन लगेंगे। हम नाइकोप बनते ही चले जाएंगे ना। इसने खुद को तसल्ली दी। वैसे भी माँ अब ठीक हैं, तब तक वो मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। इबाद अपनी मतलूबा चीज़ तलाश करके वहाँ से चला गया और माही खामोशी से तस्बीह पढ़ती रही। दफ्तन फ़ोन फिर से बजा। नंबर देख के इसने गहरी सांस ली, माथे पे बल पड़ गए। मैं कई दिन से आपको मैसेज कर रही हूँ, आप कहाँ थे माहिर बे? बिज़ी था, आज वक्त मिला है। खैरियत? मुझे माला ने बताया है कि आपने इसका रेस्टोरेंट ख़रीदा था। आपने मुझे ये नहीं बताया। इसकी आवाज़ में खफगी थी। वो धीरे से हंसा। तुम भी अपनी बहन की तरह मुझ पर शक कर रही हो। शक नहीं कर रही। इसकी आवाज़ धीमी हुई। लेकिन सवाल करना मेरा हक बनता है। मुझे इस बारे में इल्म नहीं था माबीना। मैं वो कंपनी नहीं चलाता, मालिक चलाता है। मालिक कौन? माही के अब्रू मशकूक अंदाज में इकट्ठे हुए। फ़ोन स्पीकर पे करके इसने इंस्टाग्राम खोला। मेरा चचा, इसने एक लिबनानी ग्रुप को ओशन खरीद के दिया। हमारी कंपनी हर रोज़ ऐसी खरीदो फरोख्त करती है। क्या आपने मालिक से पूछा कि इसने ये क्यों किया? इसका अंगूठा स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था। नहीं, अभी इसका वक्त नहीं आया। ये सफ़ेद बालों वाला है मालिक? तुम्हें कैसे मालूम? वो हैरान हुआ। आपने इसे इंस्टा पे फॉलो किया हुआ है। दुनिया बहुत छोटी है माहिर बे, और ये उंगलियों में समा जाती है। वो हल्का सा हंस दिया। जॉब कर लो लड़की, वरना सारा दिन घर में फारग यही काम करती रहोगी। मुझे शौक़ नहीं है जॉब का, मैं अपनी घरदारी में खुश हूँ। अच्छा, तड़क के बोली। वो खामोश रहा तो इसने आवाज़ धीमी की। मालिक ने माला का रेस्टोरेंट क्यों बिकवाया? इस सवाल का जवाब वही देगा। मैंने जब इसे एल्बम की तस्वीर दिखाई थी और बताया था कि मैं इस लड़की को ढूंढ रहा हूँ, तो इसने 3 दिन में मुझे माला की मालूमात ला दी थी। मैं समझा इसके पास बहुत काम के बंदे हैं, लेकिन नहीं। मालिक माला को पहले से जानता था। वो इससे मिल चुका था। कब, कहाँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसने होटल में माला से मिलने के लिए बीरबल को भेजा, खुद नहीं गया। वो नहीं चाहता था कि माला इसको पहचाने। यानी अब्दुल मालिक फरीद कुछ छुपा रहे हैं। फिर इसको याद आया, कबीरा ताई के नए आमिल के बारे में कुछ मालूम हुआ? माहिर ने बेजारी भरी सांस खारिज की। इसकी क्या ज़रूरत है, हम कितने आमलों को पकड़ेंगे। तुम अपना ईमान मजबूत रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को। माही की पलकें भीगने लगी। मुझे फिर से बुरे ख्वाब आने लगे। हर चीज़ मकतूब है माबीना, मकतूब, लिखी हुई। तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी भी और मौत भी, वो अपने वक्त पे आती है। एक दिन ऊपर ना एक दिन नीचे। कोई जादू, कोई जिन इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकता। माही के लब मुस्कुराहट में ढले और आंखों से एक आंसू टपका। मकतूब, इसने इस बात में सर हिला दिया। अगर मेरे बच्चे की ज़िंदगी अल्लाह ने लिखी हुई है तो इसे कोई नहीं मार सकता, इसे कोई नहीं मार सकता, इसने नरमी से दोहराया। माही पूरे दिल से मुस्कुरा दी। फ़ोन बंद किया ही था कि बात बाहर आता दिखाई दिया। इसके चेहरे पे हफ्की थी। तुम ये ठीक नहीं कर रही। वो सोफे पे इसके पीछे झुक के खड़ा हुआ और इसके कंधे के करीब कहने लगा, तुम माला के साथ धोखा कर रही हो। इसको मालूम हुआ कि तुम माहिर से बात करती हो तो वो बहुत नाराज़ होंगी। मैं इसे बता दूंगी जब पाकिस्तान जाऊंगी। अभी मुझे स्ट्रेस मत दो। इबाद अफसोस से सर झटक के सीधा हुआ और वापस पलट गया। माही के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो फिर से तस्बीह पढ़ने लगी। अगर इसकी औलाद मकतूब थी तो दुनिया के सारे जादूगर इकट्ठे होकर भी इसके बच्चे को मौत नहीं दे सकते थे। इस तारीख कोठरी में ज़मीन पे चौकड़ी मारे आमल सरकार के सामने आज भी बहुत सी तस्वीर रखी थी, धागे, मुख्तलिफ किस्म की रोशनाइयाँ, लेकिन फ़िलहाल इसकी त्वचा हाथ में पकड़े गुड्डे पे थी। इसकी आंखों में चमक थी, उंगली में एक लंबी नुकीली सुई थी। सरकार के हाथ इसकी नोक को सुर्ख रोशनाई में डबो के गुड्डे पे लगा रहे थे। पहले इसके सीने के दरमियान स्लेब का निशान बनाया, फिर बारी बारी हर अज़ू पे इसका नुकीला कलम कांटे लगाता गया। माँ के पेट में बच्चे का एक एक अज़ूज़ आहिस्ता आहिस्ता ज़ाया हो जाएगा। सरकार की बुरबुराहट जारी थी, यहाँ तक कि जब बच्चा पैदा होगा वो मरा हुआ होगा। इसकी आवाज़ में जोश था। बच्चों पे किए जाने वाले जादू सरकार को सबसे ज़्यादा पसंद थे। ज़ियाद को कैंपेन की वजह से कुछ दिन लाहौर में रुकना पड़ गया। दुबई जाने से पहले वो इनसे मिलने मुबीन मंजिल आया था। मुईद इसका पहले से ही मुतारफ़ था। अब इसकी नज़रों में ज़ियाद की इज़्ज़त मज़ीद बढ़ गई थी। बस भी चाय ले आई।
ماں نے اپنے زمانے کا کوئی قصہ شروع کر دیا۔ زیاد دھیمی آواز میں مسکرا کے ان کے قصوں میں اضافہ کیا گیا۔ ماہی کی طرح اسے بھی سب رشتہ داروں کا علم تھا۔ مالا اور معید ہنستے ہوئے سنتے گئے۔ وہ دونوں رشتہ داروں کی خبر رکھنے کے معاملے میں ایک جیسے تھے۔ اب میں اجازت چاہوں گا، اس کی فلائٹ کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ گھڑی دیکھتے ہوئے اٹھا تو نہ جانے کیوں اس کا دل اداس ہوا۔ جب بھی آیا کرو ہم سے ضرور ملا کرو۔ وہ ماں کے سامنے جھکا تو وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے تاکید کرنے لگی، اپنی امی کو سلام دینا، امی کے لیے دعا کیجیے گا، ان کے کچھ ٹیسٹ کروائے ہیں، رپورٹ کا انتظار ہے۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں، کچھ اداس، کچھ پریشان۔ کشمالہ چونکی، دل بری طرح دھڑکا۔ ایک اور ماں؟ نہیں، تمہاری ماں بہت نیک ہے زیاد، اس نے اپنے سسرال اور خاندان سب کی بہت خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف نہیں دے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم آنٹی کے لیے دعا کریں گے۔ وہ اسے چھوڑنے پوچھ تک آئی۔ وہ کچھ مضطرب لگ رہا تھا۔ زیاد، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اس نے اس کا چہرہ دیکھ کے تسلی دی۔ وہ دونوں پوچھ کی دھوپ میں کھڑے تھے۔ کمپنی کی کار ساتھ کھڑی ان کے منتظر تھی۔ وہ ٹھیک نہیں ہوں گی، زیاد نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھ کا کنارہ بھیگا ہوا تھا۔ ڈاکٹرز کو بلڈ کینسر کا شبہ ہے۔ اس نے بے اختیار سینے پہ ہاتھ رکھا۔ ایک اور ماں؟ ان کو شاید خود بھی علم ہے کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ وہ دھوپ میں آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے کار کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ماؤں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے زیاد، ان کی بات مان لیں، کوئی اچھی لڑکی ملے تو شادی کر لیں۔ وہ زخمی سا مسکرا دیا۔ میں عام سا انسان ہوں کشمالہ، مجھے عام سی لڑکی ہی ملے گی، مل جائے تو اس کو کھونا مت۔ حلق میں کچھ پھنس سا گیا، کیا اس نے غلطی کر دی تھی؟ زیاد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ چلا گیا اور وہ کتنی دیر اس جگہ کو دیکھتی رہی۔ سلیم گیٹ بند کرنے لگا جب اسے مالا باجی کی آواز آئی۔ اس نے ماتھے پہ ہاتھ کا شجا بنا کے دیکھا۔ تم اتنی دھوپ میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ شلوار قمیض والا پٹھان بچہ کمر پہ ہاتھ رکھے شرماتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہی مسکرا کے اسے دیکھے گئی، یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے آ گیا۔ کیا چھپا رکھا ہے؟ اس نے دونوں ہاتھ آگے کیے۔ ان میں موتیوں کے گجرے تھے، آپ کی امی کے لیے۔ وہ ہنس دی، پھر اس کی ہتھیلیوں سے گجرے اٹھائے اور ناک کے قریب لے جا کے سونگا۔ خوشبو نے دھوپ اور گرمی کا احساس غائب کر دیا۔ آپ نے کہا تھا مجھے فالتو رنگ دے دیں گی، وہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ دفتر اس کی نگاہ لان پہ پڑی۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی، لب بے یقینی سے کھل گئے۔ آپ کے گھر میں موتیے کا پودا لگا ہوا ہے باجی؟ اس نے شوق کے عالم میں کشمالہ کو دیکھا۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ ہاں، لیکن تم پھر بھی مجھے روز گجرے لا کے دو گے۔ بچے نے ایک مایوس نظر اپنے گجرے پہ ڈالی۔ لیکن میں تمہیں فالتو رنگ نہیں دوں گی، بلکہ میں تمہیں پینٹ کرنا سکھاؤں گی۔ سیکھو گے؟ اس کا چہرہ کھل اٹھا، شرما کے سر ہلا دیا۔ اس کو اوپر میرے اسٹوڈیو میں لے جاؤ، میں آتی ہوں۔ اس نے سلیم کو اشارہ کیا جو مشکوک نظروں سے اس پٹھان بچے کو گھور رہا تھا۔ اور ان سب کا کیا؟ اس کی شرماتی آواز پہ وہ چونکی، گیٹ کی طرف دیکھا۔ وہاں اس کی شکل والے 4 اور بچے دانت نکالتے جھانک رہے تھے۔ ان کے لباس بے ترتیب اور ملگجھے تھے، لیکن چہروں پہ انوکھی رونق تھی۔ کشمالہ نے گہری سانس خارج کی۔ ان کو بھی اوپر لے جاؤ، وہ اور کیا کہہ سکتی تھی۔ یہ پلٹون کہاں سے جمع کر لی؟ وہ ماں کے پاس واپس آئی تو دیکھا وہ ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے باہر جمع ہوئے نمونوں کو دیکھ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ دھڑ دھڑ کی آوازوں کے ساتھ وہ اوپری زینوں پہ بھاگ رہے تھے۔ ریسٹورنٹ والا پروجیکٹ ختم ہو چکا ہے ماں، نیا کام ملنے سے پہلے کچھ دن میں گھر پہ ہی ہوں۔ اچھا ہے، ان بچوں کو کچھ سکھا دوں گی۔ وہ ان کے قدموں بیٹھی اور ان کے نرم بھری بھری جھلائیوں میں گجرے پہنانے لگی۔ ماں نے مسکرا کے ان پھولوں کو دیکھا، پھر اپنی بیٹی کے جھکے سر کو۔ وہ انہیں ماغ سے گجرے کی ہک بند کر رہی تھی۔ ماہی سے کہو پاکستان آ جائے، وہ وہاں اکیلے کیسے ڈلیوری کروائے گی؟ ان کی ہر روز یہی تکرار ہوتی تھی۔ وہ سفر کرنے سے ڈرتی ہے ماں، ویسے بھی ستمبر کے آخر میں ڈلیوری ہوگی اور بیبی کا نائکوپ اکتوبر کے آخر تک بن جائے گا۔ 1 نومبر کو وہ آپ کے پاس ہوگی۔ مسکرا کے انگلیوں پہ تاریخیں گن کے بتائیں، پھر ایک دم وہ ٹھہر گئی۔ بالکل ساکت۔ آپ کی ماں کے پاس 6 ماہ ہیں، آپریشن کروائیں یا نہ کروائیں؟ ڈاکٹر وورا کی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔
आज 1 मई है, 6 माह बाद 1 नवंबर होगी डॉक्टर वोरा की डेड लाइन। इसने सर झटका, चेहरे की रंगत यकदम पीली हुई। फिर माँ को देखा, अब वो तंदुरुस्त हो रही थी। कल ही MRI करवाया था। मंजोमा दोबारा नहीं बढ़ा था, ना अगले 10-15 बरस तक बढ़ने का इम्कान था। डॉक्टर वोरा की टाइमलाइन छूटी थी। 1 नवंबर आके गुजर जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। वो अब कुछ वहम नहीं पालेगी, ना वो इस अमल को ढूंढेगी, ना ही वो इन चक्रों में पड़ेगी। इसे सिर्फ माँ पे फोकस करना था, माँ और बच्चों पे, रंगों और फूलों के गजरों पे। ज़ियाद सुल्तान, माहिर फरीद, आमल और डॉक्टर वोरा की टाइमलाइन, इसे हर शय को दिमाग से झटकना था। हर चीज़ कलम से शुरू होती है। कशमाला के स्टूडियो के ब्लाइंड्स हटे हुए थे। फर्श पे बच्चे नीम दायरे की सूरत में बैठे थे। सबके सामने स्केच बुक्स थी और वो इन सब को एक एक पेंसिल पकड़ा रही थी। इसके बाल जूड़े में बंधे थे और सर पे सब्ज़ रुमाल बंधा था। सबसे पहले कलम को बनाया गया था। इस्तांबुल में कैफ के कॉन्फ्रेंस रूम में बहुत से लोग जमा थे। इनके सामने दर्जनों नक्शे फैले थे। वो सरबराही जगह पे खड़ा झुक के कलम से नक्शे पे एक जगह दस्तखत दे रहा था। सामने बैठे अफराद खामोशी से सर हिलाते इसको सुन रहे थे। फिर कलम से एक किताब लिखवाई गई थी, लौहे महफूज। कबीरा बेगम अपने बेडरूम में खड़ी थी। 2 मुलाजमाएँ एक लंबे बैग में मुकैयद ड्रेस सामने लटका रही थीं। कबीरा के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। इसने अंगूठियों से मुज़य्यन हाथ से बैग की जिप नीचे की। अंदर एक सियाह लिबास झांक रहा था, नया डिज़ाइनर वेयर। कबीरा अपने पसंदीदा जनाज़ों के लिए नए लिबास और नई ज्वेलरी बनवाया करती थी। ये लिबास माही के बच्चे की मौत के लिए था। जब कनाडा से खबर आएगी तो वो यही लिबास पहन के पूरे जहां से मिलने जाएगी। कबीरा ने ड्रेसिंग टेबल पर रखी चेक बुक खोली और एक कलम उठाया। फिर चेक पे एक रकम लिख के साइन की। ये इस अमल के लिए थी, जितनी रकम इतना मजबूत काम। इस किताब लौह महफूज में हम सब की किस्मतें मकतूब करके बंद कर दी गई थी। एक को वर्किंग स्पेस की ऊंची हाली दीवार के साथ कशमाला मुबीन बैठी थी। इसकी ग्रेफाइट पेंसिल दीवार पे स्केच बना रही थी। इर्द गिर्द गुजरते लोग रुक रुक के सताइश से इसे देख रहे थे। इसके लबों पे मुस्कुराहट थी, कानों में हैंड्स फ्री लगे थे और वो बहुत महारत से अपना काम कर रही थी। कलम ने इस दुनिया की हर चीज़ को तहलीक में आने से पहले ही लिख दिया था। माहिर के ऑफिस में नीम अंधेरा सा था। खिड़की के साथ एक बड़ी मेज़ का इजाफा कर दिया गया था, जहां एक सुर हमारत के 3 तरह के मॉडल रखे थे। वो अपनी कुर्सी पे बैठा था। सामने एक ग्राफिक टैबलेट रखा था, जिस पे वो महारत से डिजिटल पेन के ज़रिए लकीरें खींच रहा था। स्क्रीन की नीली रोशनी इसके चेहरे पे पड़ रही थी। दफ्तन वो रुका, साथ रखा मोबाइल उठा के देखा। ग्रीन आइज़ की चैट खोली, कोई मैसेज नहीं, कोई पुकार नहीं। इसने कर्ब से आंखें बंद की, दिल में उठते दर्द को महसूस किया। एक लम्हा था, माहिर फरीद ने इसे जी लिया। फिर आंखें खोली और सपाट चेहरे के साथ पेन फिर से उठा लिया। और इस कलम के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। माही अस्पताल के कमरे में लेटी थी। इसका चेहरा पसीने से तर था। जिस्म की कई हड्डियों को तोड़ देने वाली जैसी तकलीफ के बाद वो निढाल थी। इबाद इसके साथ खड़ा था और मुस्कुरा के इसका हाथ थामे हुए था। नर्स ने कंबल में लिपटा एक नन्हा सा वजूद इसके सामने किया। बेबी गर्ल है और बहुत सेहतमंद है। मकतूब, वो बुड़बुड़ाई। फिर वो एकदम चेहरा हाथों में छुपा के रोने लग गई। वो हंस भी रही थी और वो रो भी रही थी। इंसान को कलम बहुत देर से मिला था। इसे इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इस्तेमाल करना शुरू किया था। आमल सरकार के हाथ ज़ाफ़रानी स्याही में डूबे कलम को गुस्से से इस गुड्डे पे रगड़ रहे थे। बेजान गुड्डा साकत था। फिर इसने ज़ोर से कलम को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। इसका चेहरा सुर्ख भभूका हो रहा था। दफ़ा हो जाओ तुम सब, एक काम नहीं कर सकते तुम, एक बच्चा नहीं मार सके। इसने गुड्डा उठाया और पूरी कुव्वत से दीवार पे दे मारा। आमिल ने चेहरे पे आया पसीना आस्तीन से साफ किया। फिर अपने बूढ़े जुरियों ज़्यादा हाथों को देखा। इसके हाथ कपकपा रहे थे। एक बच्चा हम नहीं मार सके, एक कमज़ोर बच्चा। इसका सर शिकस्त हुर्गी से दाएं बाएं हिल रहा था। बहुत से इंसानों ने कलम के लिखे को बदलने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई कामयाब नहीं हो सका। माँ सोफे पे बैठी मुस्कुरा रही थी। साथ मौजूद माला ने मोबाइल इनके सामने पकड़ रखा था। स्क्रीन पे माही और इबाद नज़र आ रहे थे। माही हंसते हुए गुलाबी कंबल में लिपटी नन्ही सी बेबी इनको दिखा रही थी।
ہم نے اس کا نام حورین رکھا ہے، حور جیسی آنکھوں والی۔ حورین، ماں مسکراتے ہوئے بچی کی سبز آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کا عکس تھی۔ ان کے ہاتھ میں 2 نکیلی سلائیاں تھیں جن پہ وہ مہارت سے انگلیاں چلاتے ہوئے اون کا گولا بن رہی تھیں۔ ماہی کی بیٹی کے گلابی سویٹر کے گھر ایک کے بعد ایک چڑھ رہے تھے۔ قلم کے لکھے کو قدر کہتے ہیں، اور قدر کو کوئی شے نہیں بدل سکتی، نہ کوشش، نہ جادو، نہ بد دعا۔ دفع ہو جاؤ تم، ناکام عمل، فراڈ۔ میں تمہیں اتنا پیسہ کھلاتی رہی اور تم ایک بچے کو نہیں مار سکے، کبیرہ فون پہ چیختے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بی بی، ہم نے 40 دن کا چلا کاٹا، لیکن کبیرہ نے زور سے موبائل دیوار پہ دے مارا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے فرش پہ بیٹھی تھی۔ مسلسل رونے کا باعث ان کی آنکھوں کا سارا کاجل بہہ گیا تھا اور اب وہ سیاہ اور متورم ہو رہی تھی۔ انہوں نے ایک نظر وارڈروب کے ساتھ اویزہ ڈیزائنر ڈریس پہ ڈالی، پھر گھٹنوں پہ رکھا ایک فوٹو فریم دیکھا جسے وہ کافی دیر سے پکڑے ہوئے تھی۔ اس میں ایک چھوٹے بچے کی تصویر مسکرا رہی تھی، گورا چٹا خوبصورت بچہ۔ کبیرہ نے تصویر کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، آنسو پھر سے بہنے لگے۔ قدر کو صرف ایک شے تبدیل کر سکتی ہے، وہ ہے دعا۔ زیاد ایک ڈاکٹرز کلینک میں بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ زرد اور جھکا ہوا تھا۔ ڈاکٹر مکانگی انداز میں قلم سے پیڈ پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ پھر اس نے سر اٹھا کے زیاد کو دیکھا اور افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ زیادہ سے زیادہ 1 سال ہے ان کے پاس۔ ایک آنسو زیاد کی آنکھ سے نکلا اور اس کے سامنے چہرے پہ گرتا گیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ 1 سال، وہ بڑبڑایا۔ دعا نیچے سے اوپر جاتی ہے اور قدر اوپر سے نیچے آتی ہے۔ جو زیادہ طاقتور ہو فتح اس کی ہوتی ہے۔ کشمالہ نرمی سے ماں کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ وہ سہج سہج کے قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ مسکرا کے انہیں اگلا قدم رکھنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ پھر اس نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ماں نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں ہوگا، اب آپ خود چلیں گے بغیر سہارے کے۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی۔ ماں نے جھجکتے ہوئے ایک قدم رکھا، پھر دوسرا۔ بنا سہارے کے وہ دھیرے دھیرے اپنے پیروں پہ چلنے لگی تھی۔ مالا مسکراتے ہوئے انہیں اپنے قریب آتے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور لب مسکرا رہے تھے۔ قلم کے لکھے کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت سے نہ پہلے کچھ ملتا ہے نہ بعد میں۔ ہر انسان کو اپنا وقت پورا کرنا ہوتا ہے۔ ماہی اور عباد کے سفید لاؤنج میں ایک کاٹ رکھا تھا جس میں کمبل میں لپٹی ننھی گڑیا سو رہی تھی۔ ماہی کچن سنک پہ نل کھولے کھڑی پانی سے برتن گزار رہی تھی جب گھنٹی بجی۔ اس نے ہاتھ پہنچے اور پردہ ہٹا کے گلاس ڈور کھولا۔ سردی کی ایک لہر اندر آئی۔ کوریئر بوائے نے ایک قلم اس کی طرف دستخط کے لیے بڑھایا۔ اس نے ناسمجھی سے اس کے ٹیب پہ دستخط کیے، پھر اپنے نام آیا لفافہ لیے اندر آئی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے چاک کیا۔ اندر ایک نائکوپ تھا، حورین عباد کا نائکوپ۔ ماہی نے بے اختیار چیخ روکنے کے لیے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حور، حور، وہ بھاگتی ہوئی کاٹ میں لیٹی بچی تک آئی۔ تمہارا نائکوپ آ گیا بیبی، اب ہم پاکستان جا سکتے ہیں۔ او میرے اللہ، ہم ماں کے پاس جا سکتے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے زار آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے ایک نظر دیوار پہ لگے کیلنڈر کو دیکھا۔ آج 28 اکتوبر تھی۔ اس نے پہلے سے 29 کی شام کی فلائٹ بک کر رکھی تھی، کینیڈا سے جرمنی، جرمنی سے قطر اور قطر سے پاکستان۔ پھر وہی دوحہ ایئرپورٹ آئے گا درمیان میں۔ لیکن خیر، 1 نومبر کی صبح وہ پاکستان میں ہوگی۔ وہ 1 سال سے ماں سے نہیں ملی تھی، لیکن ان کی بیماری کے یہ آخری 6 سال پر محیط تھے۔ اب بالآخر تکلیف ختم ہونے والی تھی۔ وہ اپنی ماں سے ملنے جا رہی تھی۔ ہر انسان اس قلم کے لکھے کا پابند ہے، اسے اپنا مکتوب وقت پورا کرنا ہی ہے۔ 1 نومبر کی صبح ایک خوبصورت خواب سے ہوئی تھی۔ کشمالہ کی آنکھ آہستہ سے کھلی۔ اس نے پلکیں چھپکائیں۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ آج بند آنکھوں کی دوسری طرف کوئی ڈراؤنا خواب نہیں تھا۔ آج اس نے ایک خوبصورت، ایک پیارا خواب دیکھا تھا۔ وہ چند لمحے اپنے خواب کو سوچتی رہی، نہ جانے اس کا کیا مطلب تھا۔ پھر فجر کی اذان پہ اس کی توجہ بھٹکی۔ بیڈ پہ حرکت ہوئی تو اس نے کہنی کے بل پہلو بدلا۔ ماں پیر بستر سے اتارتی دکھائی دے رہی تھی، ساتھ ہی وہ سو کے اٹھنے کی دعا پڑھ رہی تھی۔ جاگ گئی آپ؟ اس نے مسکرا کے ان کی پشت کو دیکھ کے پوچھا۔ وہ سائڈ ٹیبل کا سہارا لے کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، لیکن آج میں فجر کے بعد سوؤں گی۔ انہوں نے گھڑی دیکھی۔ مالا مسکرا دی۔ ماں فجر کے بعد نہیں سوتی تھی، لیکن آج صبح ماہی نے پہنچنا تھا۔ وہ اس کے استقبال کے لیے پوری طرح سے تازہ دم ہونا چاہتی تھی۔
सोच रही हूँ अब तुम्हारा कमरा छोड़ के अपने कमरे में मुंतकिल हो जाऊँ। जब वो बाथरूम से वज़ू करके निकली तो यूं ही कहने लगी, क्यों, तुम डिस्टर्ब होती होगी ना बेटे। वो गीले आस्तीन नीचे कर रही थी। वो बेख्तियार हंस दी। 6 माह बाद ख्याल आया कि मैं डिस्टर्ब होती होंगी। साफ साफ कहें, आपकी फेवरेट बेटी आ रही है और आप इसके कमरे में शिफ्ट होना चाहती हैं। माला जानती थी माही के सामने मोहित और वो बहुत पीछे चले जाएंगे। वो ऐसी ही थी, आएगी और छा जाएगी। वो महज मुस्कुरा दी, फिर सफ़ेद दुपट्टा सर पे लपेटा और बेड के किनारे पे बैठी। दुपट्टा कानों के पीछे उठसा, चंद सफ़ेद बाल बाहर को झांकने लगे। माला ने इनके बालों की सफ़ेदी को देखते हुए ओह में लब गोल किए। माही के आने से पहले आपका हेयर डाई लगा दूंगी, वरना वो बहुत बोलेगी। कानों को बारी बारी छुआ। माँ ने हल्के से हंस के सर झटक दिया। इनको नमाज पढ़ते छोड़ के वो बाहर चली गई। बाहर अभी अंधेरा था। जब वो वापस आई तो हाथ में मोतिये के फूलों की टोकरी थी। माँ ने सलाम फेरा और चेहरा उठा के देखा। टेबल लैम्प की रोशनी में इनकी सब्ज आंखों के गिर्द झुर्रियाँ साफ दिखाई देती थी। माही दोहा पहुँच गई होगी। वो साथ साथ ज़ेरे लब अस्कार पढ़ रही थी। जी, कह रही थी बहुत कोशिश की कि कहीं और से अच्छी फ़्लाइट मिल जाए, लेकिन इसका नापसंदीदा एयरपोर्ट फिर से आ गया दरमियान में। माला ने मोतिये के फूल इनकी साइड टेबल पे रखे। मैं अब सोऊंगी बेटे। वो सीधी होने लगी थी जब माँ ने अपना भारी झुर्रियों ज़्यादा हाथ इसके हाथ पे रखा। इसने मुस्कुरा के इन्हें देखा। वो भी मुस्कुराई। कुछ कहने के लिए लब खोले, लेकिन फिर खामोश रही और अपना हाथ हटा दिया। ना जाने क्या कहने लगी थी। यूं ही अपना ख्वाब याद आया। आप आराम करें, मैं आज आपके नए कपड़े निकलवाती हूँ। माही को अपनी माँ टिप टॉप पसंद है। हेयर डाई भी कीजिएगा और मेकअप भी। वो अलमारी की तरफ आई और इसको खोल के इनके कपड़े देखने लगी। जब से माँ बीमार हुई थी, मोहित और माला की सारी तवज्जो इनकी सेहत पे थी। खुराक, दवाएं, इनके नए कपड़े बहुत बनवाए थे। खैर, माही आ रही है, वही करेगी ये काम। माँ, आपके लिए चाय बनवा दूँ? मैं सोऊंगी बेटे, उन्होंने बाजू माथे पे रखे रखे कहा। वो नींद में जा रही थी। साथ ही वो ज़ेरे लब कोई अज़कार पढ़ रही थी। माला जानती थी वो माही के आने से पहले का वक्त जल्द काटना चाहती थी। वो सो गई और इनके सांस की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी तो वो बाहर चली गई। बाहर एक नई सुबह तलू हो रही थी। आज 1 नवंबर थी और हर चीज़ ठीक थी। इसके सारे खौफ, सारे वहम पीछे रह गए थे। इसकी ज़िंदगी की कहानी भी राहर मुकम्मल थी। क्या था जो इसमें एक मर्द नहीं था? इसे मर्द नहीं चाहिए था, इसे अपनी माँ चाहिए थी। वो मोतिये के पौधे तक आई और चंद फूल उतारने लगी। माही को भी फूल पसंद थे। सोचा लाउंज में भी रख देगी ताकि इसके आते ही सारे घर में से खुशबू महसूस हो। माही की आदत थी कि घर में दाखिल होते ही हर जगह नुक्स निकालेगी। फलां चीज़ ठीक नहीं, ये जगह पे नहीं। माही नहीं थी तो किसी ने घर का ख्याल ही नहीं रखा। और वाकई वो आते ही घर का सारा बिगड़ा हुलिया दुरुस्त कर दिया करती थी। फूल तोड़ते हुए अपने ख्वाब के बारे में सोचने लगी। अभी क्या देखा था इसने ख्वाब में? माला ने आंखें बंद की। एक मंजर नज़रों के सामने बनता गया। वो अपने कमरे में दाखिल होती है। सामने माँ व्हील चेयर पर बैठी हैं। इसके कमरे की चौखट पे पीछे कोई छोटे कद की औरत व्हील चेयर थामे हुए है। वो माँ को देख के मुस्कुराती है। वो भी चेहरा उठा के इसे देखती हैं, फिर मुस्कुराती हैं। वो इनके कदमों में बैठ के इनका हाथ थाम लेती है। आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हैं? मैं आपको छोड़ के चली गई थी एक दफ़ा। नहीं बेटे, मैंने तो सारी बातें भुला दी हैं। मैं नाराज़ नहीं हूँ। वो भी मुस्कुराती हैं। इनकी आंखें बहुत छोटी हैं, हकीकत से भी छोटी। फिर वो आगे बढ़ती है और इनसे गले मिलती है। इसके स्याह स्कार्फ की नरमी इसे महसूस होती है। फूल तोड़ता इसका हाथ रुक गया। स्याह स्कार्फ। वो चौंकी। माँ ने ख्वाब में स्कार्फ नहीं रखा था। काला स्याह स्कार्फ जिससे सिर्फ चेहरा नज़र आता था। ऐसा स्कार्फ उन्होंने पहले कब लिया था? हाँ, इसे याद आया। एहराम का स्याह स्कार्फ, जब वो हज करने गई थी अल्लाह के घर। किसी कांटे से उंगली टकराई, खून की बूंद टपकी, फूल हाथ से गिरे। वो एकदम अंदर भागी। माँ, माँ। वो दीवानावार भागती हुई कमरे में दाखिल हुई। वो इसी तरह करवट लिए सो रही थी। वो इनके सरहाने झुकी और तेज़ी से इनको झंझोड़ा। माँ, माँ। इनकी रंगत सफ़ेद थी और बंद हुई आंखें बहुत छोटी लग रही थीं।
माला ने कपकपाते हाथ से इनका माथा छुआ। वो ठंडा था, बर्फ जैसा ठंडा। माँ, मेरी माँ, वो चीखते हुए इनका चेहरा थपथपा रही थी। वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा था और सफ़ेद चेहरे पे एक पुरस्कून सी मुस्कुराहट थी। एक आवाज़ थी जो हर तरफ सुनाई दे रही थी, आज मैं फजर के बाद सोऊंगी, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैंने सारी बातें भुला दी हैं। हर चीज़ स्लो मोशन फिल्म की तरह हो रही थी, ऐसी फिल्म जिसमें कोई आवाज़ नहीं होती। वो धीरे धीरे कदम उठाती पीछे हटती गई, यहाँ तक कि इसकी कमर खिड़की से जा लगी। इसने भागते हुए मोहित को कमरे में दाखिल होते देखा। बस भी ऊंचा ऊंचा रो रही थी। मोहित इनकी कलाई पे हाथ रखे हुए था, फिर गर्दन पे। वो कुछ पुकार पुकार के कह रहा था। इसे सिर्फ लब हिलते दिखाई दे रहे थे। मोहित इनकी आंखों पे हाथ फेर के इन्हें बंद कर रहा था। आज मैं फजर के बाद सोऊंगी। कोई आवाज़ नहीं थी, कोई सदा नहीं थी। मोहित ज़मीन पे बैठे अपना सर बेड से लगाए रो रहा था। बख्त भी रोते हुए इनके चेहरे के गिर्द कपड़ा लपेट रही थी और वो साका सी खिड़की से कमर टिकाए खड़ी थी। जामद, मबहूत, लब कपकपा रहे थे, आंखों से बेआवाज़ आंसू गिर रहे थे, लेकिन आंखें इसी तरह शाक के आलम में खुली थीं। आज मैं फजर के बाद सोऊंगी, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ।